जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो संस्कृत को इतना आसान बना देगी। 15 कॉन्सेप्ट ऐसे दोस्तों जो एग्जाम में तांडव मचाएंगे। याद रखिएगा, ये डर आपका आज फिर से खत्म होगा। संस्कृत में डरने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो कारगर ही नहीं बल्कि एग्जाम को क्रैक करने वाली साबित होगी। तो चलिए देखिएगा संस्कृत के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल ट्रिकी मेथड से, आसान भाषा में। देखिएगा यहां पर 15 कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः। यानी यहां पर कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मौन वाचन अभ्यास होना चाहिए, करना चाहिए। बताइए, ऑप्शन ए है यदा कदा, कभी कभी आप कर ले, है ना। अनियमित रूप से, अनियमित रूपेण का मतलब अनियमित रूप से, रात्रि समय, रात में, और नियमित रूपेण तो हम सिंपल सी बात करें कि संस्कृत को अगर आप कर रहे हैं तो हिंदी से जोड़ लीजिएगा, आसान हो जाएगी संस्कृत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी फॉर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से आप मौन वाचन का अभ्यास करोगे तो चीजें आपके लिए आगे के लिए आसान हो जाएंगी, है ना। हमें क्या जरूरी है कि रात्रि के समय ही करें, कभी कभी करें, है ना। तो मुझे यहां पर पॉजिटिव आंसर पेडागोजी मांगती है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि आपको वाकई में शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो चैनल को ईमानदारी से हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी सब्सक्राइब कर ले, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। दूसरा है कि संस्कृत भाषा शिक्षणस्य यत् प्रथमम उद्देश्यम भवति। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, आप इसको हिंदी में कैसे बदल सकते हो। जैसे देखिएगा यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा में शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है। सिंपल सी बात है, देखिएगा संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम उद्देश्य क्या है। तो अर्थ अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो घबराने वाली बात क्या है। हमें यह देखना है कि कौन सा हिंदी के लिए सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी से जोड़ रहे हैं, कैसे आंसर हो जाएगा इसका कि भाई ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये फिर से सही हो जाएगा। रीजन क्या है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि प्रयोग करवाना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम आप दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम और आप अपनी अभिव्यक्ति को उजागर कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, अभिव्यक्ति को जागृत करना होता है। आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत आसान है। देखिएगा संस्कृत भाषायाः शिक्षणम कथम भवेत्। सिंपल से कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहां पर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा का शिक्षण किस तरह करते हैं, किस तरह होना चाहिए। बहुत आसान है, संस्कृत भाषायाः शिक्षणम, तो संस्कृत भाषा का शिक्षण किस तरीके से होना चाहिए, क्या कैसे आप करें, बताइए। यहां पर देखिएगा एक संश्लेषण से विश्लेषण की बात करी गई है, एक सरल से कठिन की बात करी गई है, और एक सी ऑप्शन में कठिन से सरल और सूक्ष्म से स्थूल की बात। अब दिमाग लगाओ कि कौन सा आंसर सही होगा। अब आप कहोगे कि संस्कृत ही हो, क्या क्यों ना, या कोई अन्य विषय ही हो, इवन यहां पर कोई इंग्लिश भी क्यों ना हो। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा, बी फॉर ब्रिलियंट। क्यों जाएगा? क्योंकि हर चीज को आप सरल से कठिन की तरफ ले जाते हो ना, तो सरल से कठिन की तरफ मतलब ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर, शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थ अस्ति। अब हिंदी से जोड़ो इसको, कैसे आप एग्जाम हॉल में कर सकते हो या कर सकती हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। बहुत आसान प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। कह रहा है दोस्तों कि शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण का अर्थ है क्या। दिमाग लगाओ, शिक्षण का अर्थ क्या है, लालनम, प्रेरणम, बोधनम, ज्ञानस्य संक्रमणम। अगर हम देखें दोस्तों, क्या लालन करना, प्रेरणा देना, बोधन का मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करना। क्या शिक्षण जो है बोध ही कराता है, शिक्षण जो है प्रेरण से ही मतलब रखता है, लालनम से ही मतलब रखता है। लेकिन मैं कह सकता हूं दोस्तों, सबसे बेस्ट आंसर पेडागोजी मांगती है कि ज्ञानस्य संक्रमणम, है ना, ये ज्ञान को प्राप्त कराती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, 5 नंबर देखिएगा, कक्षा अभिनय ऋतौ या प्रक्रिया भवति सा वर्तते। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको जवाब देना है क्या आंसर हो सकता है। कक्षा अभिनय रीति का क्या फायदा है, कक्षा अभिनय रीति का क्या फायदा है। जो कक्षा अभिनय नहीं होते हैं, कक्षा में अभिनय करना, नाटक और पात्र आपने देखे होंगे, तो उसमें जो अभिनय किया जाता है उसका मतलब क्या होता है, उससे जो है लाभ क्या है।
जैसे आपने मॉनिटर को देखा तो मॉनिटर बन गया, या हमने किसी भी क्लासरूम में किसी को नाटक दे दिया कि हाँ आज तुम ये पात्र का अभिनय करोगे, उससे क्या फायदा है। बालकः नाटक पात्राणाम अभिनय कुर्वन्ति, बालक नाटक जो है नाटक के माध्यम से अभिनय करते हैं। शिक्षकः कथायाम पत्रानुसारम व्याख्याम करोति, शिक्षक कथा के पात्र के अनुसार व्याख्या करें। प्रेक्षागृहे नाटकस्य प्रस्तुतिम ददति छात्रः, प्रेक्षागृह में नाटक प्रस्तुत किया जाए एक छात्रा के द्वारा। एसु एका ना वर्तते, इनमें से कोई नहीं। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सबसे बेस्ट पेडागोजी, बड़ा आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर कि शिक्षा या कथा अनुसार, यानी शिक्षक जो है शिक्षक कथा के अनुसार क्या करे, व्याख्या करे, पात्रों का व्याख्या करे। शिक्षक जो है कथा के अनुसार पात्र के अनुसार जो है कथा का व्याख्या करे और कथा का विवरण करे एक कक्षा में जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। आंसर हमारा बी चला जाएगा। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है 6 नंबर, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा बताइएगा। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है। हाँ जी चलो, आपसे ये कह रहा है कि भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम, कह रहा है दोस्तों भाषा कौशल में मूल्यांकन अनिवार्य है। मूल्यांकन अनिवार्य है, सिंपल सी बात है। संभाषणम, निरंतरम श्रवणम, संवाद लेखनम, भावानुगणम, पाठ्यवस्तुनः विश्लेषणम। क्या पाठ्यवस्तु को ले सकते हैं, संवाद लेखनम हो सकता है, निरंतरम श्रवणम हो सकता है। क्या निरंतर श्रवण से हम चीजों को मूल्यांकित एवोल्यूशन कर सकते हैं क्या, एवोल्यूट कर सकते हैं क्या, नहीं। हाँ संभाषणम हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे बेस्ट आंसर है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 7 नंबर गृह कार्य से लेते हैं। क्वेश्चन है कि गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। लॉक किया जाए, बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है छात्राः गृहे नवीन पाठान पठितुम रुचिम प्रदर्शयेयुः, और ऑप्शन बी कह रहा है अभिभावक। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। मान लो आपको संस्कृत नहीं आ रही है और आप अगर पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना चाहते हैं तो कहां से आप लॉक करेंगे, बताइए कहां से आप लॉक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का आंसर आपको लॉक करना है। अच्छा, अभ्यास खुद बच्चा करेगा, है ना, खुद बच्चा करेगा, तो क्या आप लॉक करेंगे। तो हम कहेंगे पाठित पठान अधिकृत्य अभ्यासा कुर्युः, इससे बेस्ट आंसर नहीं होगा। याद रखिए दोस्तों, यहां पर अभिभावक लोगों को, प्रधानाचार्य को कतई नहीं जोड़ना है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दोस्तों बताइए। अच्छा, अभिनय के पात्र कितने होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पेडागोजी का है कि संस्कृत में अभिनय के जो पात्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। 3 होती है, 5 होती है, 4 होती है, 7 होती है। संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम विधि, यानी संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कहता है दोस्तों पारायण विधि, पाठशाला विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि। आंसर हमारा चला जाएगा पाठशाला विधि। क्यों चला जाएगा, इसका रीजन मैं बताता हूं। पाठशाला विधि इसलिए चला जाएगा क्योंकि आपने प्राचीन काल में देखा होगा गुरुकुल में जाने वाले बच्चे पाठशाला के माध्यम से ही सीखते थे, तो उसको पाठशाला विधि नाम दिया गया। तो संस्कृत प्राचीन शिक्षण की विधि जो है वो पाठशाला विधि के अंतर्गत ही आती है। बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, बच्चों का एक अपना यूनिक कोड होता था, बच्चे हमेशा एक जैसे ही दिखते थे, है ना, और बच्चे एक जैसे कर्तव्य करते थे। गुरु के समीप में पढ़ने वाले जो बच्चे गुरुकुल कहलाते थे। आंसर हमारा बी जाएगा। नेक्स्ट, चारुदत्तः कस्याः कृतेः नायकः वर्तते। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से एक पेडागोजी से बिल्कुल कॉन्सेप्ट से अलग है, लेकिन पेडागोजी के समीपस्थ क्षेत्र से ये क्वेश्चन है। चारुदत्तः कस्याः कृतेः नायकः वर्तते, मतलब मैं आपको बताता हूं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। चारुदत्त किसके लिए नायक है, चारुदत्त किसके लिए नायक है। चारुदत्त आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बताता हूं। मृच्छकटिकम आप जानते हो, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक से संबंधित एक रचना है। शूद्रक की एक रचना, एकमात्र रचना है मृच्छकटिकम,
मृच्छकटिकम में 10 अंक होने के कारण यह प्रकरण बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हुआ, जिसमें मृच्छकटिकम जो है क्या है, मृच्छकटिकम एक कृति है जिसमें नायक, याद कर लीजिएगा, एक नायक भी है और एक नायिका भी है। नायक दोस्तों कौन है, नायक कौन है, नायक है दोस्तों चारुदत्त, और नायिका है कौन, नायिका है बसंत सेना। ठीक है ना, पात्र नहीं होते हैं, इसीलिए मृच्छकटिकम यहां पर चारुदत्त से रिलेट कर जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ, संस्कृत भाषा शिक्षणाय सर्वोत्तम विधि, हमसे कह रहा कि संस्कृत भाषा शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, ये आपको जवाब देना है। संस्कृत शिक्षण की यहां पर आपको बताना है, हाँ जी, संस्कृत शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो बताइए दोस्तों आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, निर्वाद विधि। बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो मैं कहता हूं निर्वाद विधि। निर्वाद विधि को कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है जो आप आंखों के सामने देखकर सीखते हो। जैसे अगर कहा जाए कि एक पौधा है तो पौधे का चित्र आपने दिखा दिया हाथ में लेकर, छोटा सा पौधा। आपने कहा आप मूंगफली के बारे में पढ़ा रहे हो तो आपने हाथ में उठाकर मूंगफली दिखा दी। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञान क्या होता है, ज्यादा समय तक स्थायी होता है, तो निर्वाद विधि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला, अनुवाद विधि इति नामनः कह विधि, यानी यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है दोस्तों, लॉक किया जाए, अनुवाद विधि इस नाम से कौन सी विधि है, यानी अनुवाद विधि को कौन से नाम से जानते हैं, अनुवाद विधि को और क्या नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संस्कृत भाषा का शिक्षण करते समय विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक अनुवाद विधि भी है। अनुवाद विधि को कहा जाता है यहाँ पर भंडारकर विधि कहा जाता है। और भंडारकर विधि कैसे नाम पड़ा मैं आपको बता देता हूं कि इस विधि का प्रतिपादन ही भंडारकर महोदय ने किया था। इनका नाम था रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, याद रखिएगा, व्याकरण विधि को ही भंडारकर विधि कहा जाता है। इनका नाम था रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इसलिए बाद में यह भंडारकर विधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। 12 नंबर देखिएगा, कस्याम पद्धतोः शिक्षणम सर्वमौखिक मासीत, यानी यहां पर 12 नंबर आपसे कह रहा है, क्या है कि किस शिक्षण पद्धति में संपूर्ण शिक्षण मौखिक होता है। बताइए कौन सी ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें संपूर्ण जो है पद्धति होती है, संपूर्ण शिक्षण होता है वो मौखिक होता है। परंपरागत पद्धति में, भंडारकर पद्धति में, पाठ्य पुस्तक पद्धति में, या निर्वाद पद्धति में। आंसर हमारा क्या चला जाएगा, परंपरागत पद्धति में होता है, आंसर ए चला जाएगा। संस्कृत प्राचीन भाषा में अगर देखा जाए तो इसमें से परंपरागत पद्धति एक है जो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रचलित है। मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, इसमें जो है भारत में गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी। गुरुकुल में आपने देखा, जैसा हमने अभी आगे बताया, कि गुरुकुल में पाठशाला के दौरान उन पद्धतियों को परंपरागत रूप से माना जाता रहा, तो परंपरागत यहां पर क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन गलत होंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। भाषायाम व्याकरण शिक्षणस्य कस्य समीकरणस्य सहायकम भवति, यानी 13 नंबर आपसे कह रहा है कि भाषा के व्याकरण शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक है। भाषा के व्याकरण शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक है, आपको लॉक करना है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। चलिए बताइएगा, हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। 12 नंबर का आंसर, 13 नंबर का आंसर आपको बताना है, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा शुद्धतः एक्यूरेसी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक्यूरेसी होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर देखिए, व्याकरण अध्ययनस्य विधि अस्ति, यानी आपको लॉक करना है, आपको लॉक करना है मित्र कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि व्याकरण अध्ययन की जो विधि है वो कहलाती है, व्याकरण अध्ययन की जो विधि है वो कहलाती है, आपको लॉक करना है। तो उसको कहा जाता है आगमन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, आगमन विधि हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षण सौलभ्य संपादनम इति कस्याः पद्धते उद्देश्यम अस्ति, यहां पर आपको लॉक करना है। 15 नंबर का आंसर क्या होगा, लॉक कीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लॉक करना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
कह रहा शिक्षण में सुलभता का संपादन यह किस पद्धति का उद्देश्य है? शिक्षण में सुलभता का, भाई शिक्षणे सौलभ्य संपादनम, शिक्षण में सुलभता का संपादन किस पद्धति का उद्देश्य है? तो हम कहेंगे पाठ्य पुस्तक। भाई शिक्षण में अगर सौम्यता अगर आ जाए, शिक्षण में सुलभता आ जाए तो वो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पाठ्य पुस्तक उठाई और आसानी से पढ़ा दी है। इस विधि में पाठ्य सामग्री संकलित मिल जाती है। इस विधि में बालक रुचि से पढ़ता भी है। बालक घर में पाठ को दोहराते हुए अपनी किताब के सहारे पढ़ता भी ही है ना। आपने भी किया है, हमने भी किया है, और गृह कार्य करने में उसको आसानी भी होती है। इसलिए शिक्षण में सुलभता का संपादन केवल पाठ्य पुस्तक में निहित है, इसलिए आंसर हमारा जाएगा सी के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट 15 ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं थे जो आपको परेशान करें एग्जाम में। बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट थे, कठिन कॉन्सेप्ट थे, तगड़े कॉन्सेप्ट थे। सरलता से सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कठिन और सरल दोनों को अगर मिला के चीज़ों को पढ़ाया जाए तो आसान नहीं होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के परिवारों को, आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल।